हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इस क्लास में इस चैप्टर के सारे शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हैं विद ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड ऑल द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमें एग्जाम के टाइम याद रखने की जरूरत है। आगे टाइम वेस्ट करे बिना लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट्स। तो फंडामेंटल थ्योरम की बात करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोलता है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। क्या बात ठीक है? इसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला है तभी एप्लीकेबल है जब एफ एक्स होगा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कौन से इंटरवल में? ए से लेके बी में। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए टू बी, क्लोज ए टू बी लिख लो या फिर ए टू बी भी लिख सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पे ही सारा गेम चलता है। तो चेंज ऑफ डमी वेरिएबल्स की बात कर ले तो यहां से अगर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की बात करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है बट ठीक है फिर भी। इंटरचेंजिंग लिमिट्स की बात कर ले तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा ये क्या लिख सकते हैं अपन, इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स विथ माइनस साइन। ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, स्प्लिटिंग द इंटरवल, ये किसके लिए जनरली यूज करते हैं अपन? जब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है। जनरली मॉडुलस के लिए बात कर ले या फिर बॉक्स की बात कर ले या फिर फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह की बात कर ले, जिसके लिए अलग अलग रीजन में अलग अलग फंक्शन होता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल ए टू बी की बात करें और ये लिखा है एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ए टू बी ए टू सी, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी कितना हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कुछ एग्जाम्पल के लेके मान के चलो ऐसा कुछ है, इंटीग्रल 1 से लेके 5 लिखा है और ये लिखा है x माइनस टू और ये लिखा है x माइनस थ्री का मॉडुलस, और किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो आप डायरेक्टली, आपको पता है कि आप 1 से लेके पहले कहां जाओगे, 2 के बीच में। ये कैसे ओपन होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो ये कैसे हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा x माइनस टू और ये बन जाएगा x माइनस थ्री, प्लस इंटीग्रल 1 से लेके 2 से लेके कहां तक जाएंगे अपन, 3 से ले, तो ये माइनस के साथ ओपन हो जाएगा तो ये बन जाएगा x माइनस टू और x माइनस थ्री, प्लस इंटीग्रल अपन कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक, और ये बन जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो ये यूजफुल होता है जनरली फॉर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के लिए, जहां मॉड होता है ऐसा कुछ। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वापस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कोई भी क्वेश्चन स्किप करने के पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जिसको अपन और कौन सा बोलते हैं, किंग्स रूल बोलते हैं। ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी की बेसिकली अगर 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, 0 से लेके ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ। इसी का एक्सटेंशन है कि अगर मान के चलो ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, और अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स आप लिख सकते हो। ये वाली जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन छोड़ने के पहले ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कभी भी क्वेश्चन में दोनों लिमिट का सम दिख रहा है, कभी भी क्वेश्चन में दोनों लिमिट का सम दिख रहा है या फिर ट्रिगो फंक्शन दिख रहा है, 0 से पाई बाय 2 लिखा है लिमिट और ट्रिगो फंक्शन दिख रहा है, तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही करनी, तभी क्वेश्चन को छोड़ना है। क्या ये बात क्लियर है? पहली चीज। इसके अलावा ऑड इवन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं।
ऑड इवन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर मान के चलो इंटीग्रल माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, इंटीग्रल 0 से लेके एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। अब अगर यही फंक्शन अगर ऑड हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, ऑड हो गया, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एक्स। तो अगर ऑड हो गया तो ये वैल्यू कितनी दिख जाएगी, 0। और अगर इवन हो गया तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स जो बनता हुआ दिख जाएगा, ये बनता हुआ दिख जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक बात है। अब देखो ये सेम ही प्रॉपर्टी, कुछ अलग प्रॉपर्टी मैंने नहीं लिखी, ध्यान से समझोगे तो आप इन दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो बेसिकली a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये क्या लिख सकते हैं अपन, 0 माइनस एक्स। क्या बात समझ में आ रही है। तो सेम ही प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिख देते ना अपन, और लिमिट को मैंने ब्रेक कर लिया। तो सेम चीज। इसके अलावा एक और चीज, पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि अगर फंक्शन पीरियोडिक है और उसका पीरियड कितना है गाइस, कि फंडामेंटल पीरियड की बात करें अगर टी है तो ये कितना टाइम, अगर एन की वैल्यू एन बिलोंग्स टू जेड की बात हो रही है तो ये एन टाइम्स लिखा है पीरियोडिक, यानी एन बार हमें जो भी एरिया आएगा उसको एन बार ऐड करना है। तो ये बन जाएगा एन टाइम्स 0 से लेके टी एफ एक्स टी एक्स आते हुए दिख जाएगा इसका पार्ट। सिमिलरली ये क्या लिखा है, एन टी से लेके एन टी प्लस एक की, मान के चलो ये एक पॉइंट है विच इज एन टी, और फिर आपको कहां तक इंटीग्रेट करना है, एन टी प्लस ए तक। तो आप इसको सिंपली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये लिखा है इंटीग्रल 0 से लेके ए, और ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये वाला रीजन ही चाहिए। तो ये वाला रीजन निकालना तो अब 0 से ए ही निकालो, उससे बेटर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये लिखा है ए से लेके ए प्लस एन टी, यानी बेसिकली मान के चलो एक पॉइंट ए है ऐसा कुछ, ये ए है, ये वाला एरिया चाहिए आपको, ये वाला एरिया चाहिए। इसके अलावा ए प्लस एन टी की बात कर ले, तो अगर मैं ए प्लस एन टी की बात करूं तो ये अगर एन टी है तो इसमें ए ऐड करोगे तो ये वाला, यानी ये वाला एरिया ऐड करना। तो आपको पता है कि ये वाला एरिया यही वाला एरिया है, और ये वाला एरिया या तो ये वाला एरिया। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, एन टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके एफ एक्स डी एक्स ही लिखा है। ऐसे कुछ आप डायग्राम बना के देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, है ना। हाफ लिमिट प्रॉपर्टी नहीं बताई क्या मैंने, लिखी थी कहीं तो मैंने हाफ लिमिट, अच्छा ये हाफ लिमिट में ही लिख दिया क्या मैंने इवन वाला। ठीक है, तो इसको हाफ लिमिट प्रॉपर्टी लिख लो, यहाँ पे इसको इवन वाला लिख लेना। हाफ लिमिट जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इसको क्वीन रूल बोलते हैं, कि अगर इंटीग्रल 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से लेके ए बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी जिस पॉइंट के अबाउट क्या है वो सिमेट्रिकल है, समझ में आ रही बात। तो अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों बातें सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बन जाएगा। तो इंटीग्रल 2 टाइम्स ए बन जाएगा, 0 से लेके ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बनता हुआ दिख जाएगा। और ये माइनस टाइम्स आ गया तो क्या आता दिखेगा, 0 आते हुए दिखेगा। ठीक है, 0 से लेके ए बाई टू। और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए माइनस एक्स आ गया तो कितना आ जाएगा, 0 आते हुए दिख जाएगा। न्यूटन लेबनिज थ्योरम की बात करते हैं तो पहले तो इसमें 3 केसेस होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केसेस वो पहले ही केस है, बट क्वेश्चन फिर भी वो पूछ लेते हैं धीरे से, है ना। तो जब x लिमिट में ही हो, यानी अगर ऐसा कुछ है एफ एक्स से लेके जी एक्स, और यहां पे लिखा है सपोज एच एक्स या फिर एच टी डी टी, ये लिखा है एच टी डी टी, और इसका हमें क्या निकालना है। अब जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो वेरिएबल ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बस कहां पे है, लिमिट के अंदर है। तो डायरेक्टली हम पहले टी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 12, और इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, फिर एक बार ये पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये क्या बनता दिख जाएगा 2x हमारे पास है।
या फिर उससे बेटर तरीका ये भी हो सकता था, अगर ये बात भूल गए तो पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट तो कर सकते हैं कि टी स्क्वायर को क्या पुट कर दोगे आप, जेड, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, फिर आप ये एल में चला जाएगा, इंटीग्रेट करके फिर आप लिमिट पुट कर देना, एक फंक्शन आ जाएगा, फिर अपन उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसके अलावा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस यहाँ पे पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो लिमिट में प्रेजेंट नहीं है, वो बस कहाँ पे है, फंक्शन के अंदर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ए से लेके बी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये लिखा है साइन ऑफ एक्स टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा ए से लेके बी, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स टी, और क्योंकि ये टी क्या है, कांस्टेंट है और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा बाहर, टी आते हुए दिख जाएगा। समझ में आ रही बात, और ये बन जाएगा यहाँ पे डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट्स। तो यहां से इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप अप्लाई करेंगे बाई पार्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा, इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेट में पक्के से। जनरल केस की बात कर लेते हैं, और जनरल केस ऑफ न्यूटन लेविनिस थ्योरम की क्वेश्चन मान के चलो ऐसा कुछ है, एफ एक्स और ये हो जाएगा जी एक्स, और ये लिखा है एच ऑफ एक्स कॉमा टी और डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स। यानी इस बारी जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो कहां पे है, फंक्शन के अंदर भी है और लिमिट में भी है। तो हम सेम तरीके से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एज्यूम करते हुए कि फंक्शन में एक्स नहीं है, बस कहां है एक्स, लिमिट में। तो इसका आंसर जो हम निकालते थे कैसे निकालते थे, ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स कॉमा जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, जी एक्स और एक बार एफ एक्स। तो ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स कॉमा एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस, अब ये एज्यूम करते हुए कि लिमिट में एक्स नहीं है, बस कहां पे एक्स है, फंक्शन के अंदर। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते थे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो अपन ये करेंगे एफ एक्स से लेके जी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एच ऑफ एक्स कॉमा टी, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और फिर लास्ट में लिमिट पुट कर देंगे, ये है ना। तो देखो ये वापस मतलब बहुत कम चांसेस है कि इस पे आएगा भी, तो क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर टी, और ऐसा कुछ आ जाएगा साइन ऑफ टी, राइट, और ये हो जाएगा डी टी, और हमारे पास ये बनता हुआ दिख जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बनता हुआ दिख जाएगा जीरो से लेके सपोज ऐसा कुछ एक्स क्यूब तक। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सपोज आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है दोस्तों, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है, तो आप इसको इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हो। तो ये बन जाएगा जीरो से लेके एक्स क्यूब, और ये लिखा है ई की पावर टी साइन ऑफ टी, और ये बन जाएगा डी टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आप इसको एक अलग फंक्शन एज्यूम करो और इसको एक अलग फंक्शन एज्यूम करो। इसमें आप क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल। पहले जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये 2x और ये एज इट इज, राइट, और फिर जब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या रह जाएगा, एज इट इज, और इसमें आप क्या लगाओगे, न्यूटन लेविनिस थ्योरम, जिसमें बस लिमिट में क्या है, वेरिएबल। समझ में आई क्या बात। तो ऐसे को सॉल्व करना होता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आप अगर वेरिएबल अंदर है तो उसको आप बाहर निकाल पा रहे होगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, घर पे जाके इस पे क्वेश्चन जरूर करें अगर आपको समझ में नहीं आती है तो। इसके अलावा रिडक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, जो कि जेईई मेंस के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस पे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला में जो हमें सॉल्व करने का तरीका है, वो सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन में इन दोनों के फॉर्मूले आपको याद रखना है, और इस पे जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ये जो नीचे वाला लिखा है। तो अगर इसकी बात करो तो आपको इसको जो फॉर्मूला डेरिवेशन होता है वो 0 से π/2, और आप इसको क्या लिखोगे, साइन nx n-1x, और यहां से एक साइन x आप बाहर निकाल लोगे dx। तो आप इस फंक्शन में इसको आप क्या करोगे, इंटीग्रेट, और इसको क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट। तो ये आपको अपने आप सॉल्व होते हुए दिख जाएगा, in और in-2 में शायद रिलेशन आते हुए दिख जाएगा। इसके बाद जो इसका आंसर आता है वो आता है n-1 n-3 से लेके 1 और 2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 1 और
2 तक डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस टू, n-4 से लेकर कहां तक 1 और 2 तक, और अल्फा आते हुए दिखेगा, राइट। अल्फा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी π/2 व्हेन अल्फा इज इवन, एंड अल्फा की वैल्यू 1 होगी व्हेन नॉट अल्फा n इज इवन एंड व्हेन n इज ऑड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इंटीग्रल 0 से लेके π/2 sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके π/2 sin x cos x, ये कितना आते दिखता है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आते हुए दिखता है ना। इंटीग्रल 0 से लेके π/2 ये हो जाता है sin स्क्वायर x, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x, इसकी जो वैल्यू आते हुए दिखती है कितनी आती है, π/4 आते हुए दिखते हैं ना। कोई कंफर्म करो, यही होता है। इसके अलावा एक और होता है जो आपको याद करना है, वो है इंटीग्रल 0 से लेके π/2 ln ऑफ cos x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 ln ऑफ sin x। ये जो वैल्यू आती है कितनी आती है दोस्तों, -π/2 ln 2 आते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो आपको याद ही करना है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही इसका डेरिवेशन जो होता है सेम ही तरीके से करते हुए दिखोगे आप। इसमें से एक cos x बाहर निकाल लोगे और ये क्या बन जाएगा, cos की पावर n-1x। जैसे आप एक cos x बाहर निकालोगे तो ये क्या लिखा है, sin की पावर mx इंटू cos x। तो sin को अगर तुम t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव cos x लिखा है, तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और इसको क्या करोगे, जो बचा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करोगे। इससे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो बनता है, वो दिखता है हमारे पास m-1 m-3 से लेकर तक 1 और 2 तक। वैसे ही फिर n-1 n-3 से लेकर तक ये चला जाएगा 1 और 2 तक, और नीचे आ जाएगा हमारे पास m+n इंटू m+n-2। ऐसे करते करते कहा तक 1 और 2 तक, और इंटू में क्या होता है, अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू होती है π/2 व्हेन बोथ आर इवन, और अल्फा की वैल्यू होती है 1 व्हेन फॉर अदर केस, फॉर एनी अदर केस। ये फॉर्मूला लिखा था अपन ने, है ना। ठीक है भाइयों, इसके अलावा ये रिडक्शन फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इस रिडक्शन फॉर्मूला आपको करना क्या होता है, कभी 1 - x³ आ जाएगा, कभी 1 - x आ जाएगा, कभी, और लिमिट 0 से 1 ही रहती है जनरली, मतलब कुछ भी बन सकता है, वहां पे पावर कुछ भी हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, 0 से लेकर, देखो इसको इंटीग्रेट करना आता तो फिर अपन इसमें क्या अप्लाई करेंगे, अपन बाई पार्ट्स, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूला में हमेशा अपन क्या अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट्स। तो इसमें अपन 1 एक मान लेंगे, 1 को क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट, और बाकी जो टर्म बचा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनता हो दिख जाएगा x इंटू 1 - x⁴, और ये n, और ये बन जाएगा, इसमें लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, माइनस जब आप वापस 1 को इंटीग्रेट करोगे तो ये x बनता हुआ दिख जाएगा, और ये बन जाएगा 1 - x⁴, और ये बन जाएगा n-1, और बाहर 1 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, -4x³ बनता हुआ दिख जाएगा, और ये क्या जाएगा, dx। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस के साथ 4n बन जाएगा, और इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x⁴, और 1 - x⁴, n-1, और ये क्या बन जाएगा, dx। और ये किसके इक्वल लिखा है यहाँ पे, in के इक्वल। यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है कि x⁴ को हम क्या करते हैं, इसको अपन ऐसा कुछ लिख देते हैं, x⁴ -1, और ये क्या हो जाएगा, +1 इंटीग्रल, और ये लिखा है 1 - x⁴, और n-1, और ये क्या बनता दिख जाएगा, dx। ठीक है, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनता हो दिख जाएगा। जब आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - x⁴ बनता हो दिख जाएगा, माइनस बाहर निकालोगे तो, है ना। तो ये बन जाएगा in इज इक्वल टू -4n, और ये बनता हो दिख जाएगा in, और जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनता हो दिख जाएगा प्लस in-1। तो ये एक रिलेशन आते हुए दिखता है, ये आपको याद नहीं करना है,
तरीका याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक बात है। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। पहली चीज हो गई। इसके अलावा इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। इम्प्रॉपर डेफिनेट प्लस फोर इंटीग्रल एन क्या बोल रहे हो? 4n(i)n-1। 4n(in-1) होगा, यस, 4n सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रॉपर इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता क्या है कि अगर सपोज ऐसा कुछ लिखा है इंटीग्रल ए से लेके इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब मान के चलो कि इसका एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव पता है विच इज एफ ऑफ एक्स। तो इसमें आप लिमिट तो नहीं पुट कर सकते इन्फिनिटी, है ना। तो जब अपन लिमिट नहीं पुट कर सकते तो अपन देखते हैं कि टेंडिंग वैल्यू कहां की तरफ जा रही है। तो बेसिकली अपन जीरो तो पुट कर सकते हैं विच इज एफ ऑफ जीरो। अगर जीरो पुट कर पा रहे हैं तो नहीं पुट कर पा रहे तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे अपन? लिमिट। और ये अप्लाई कर देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाएगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस ऐसा कुछ बनता हो, क्या बात ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि मान के चलो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल जीरो से लेके या फिर वन से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। आपको पता है कि इसका इंटीग्रल कितना होता है गाइस? ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें वन से लेके इन्फिनिटी। तो ये बनता हुआ दिख जाएगा हमारे पास। वन तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो लेकिन इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते हो। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और एक और माइनस जब ये बनता हुआ दिख जाएगा तो प्लस क्या बनता हुआ दिख जाएगा? 1/e। अब जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू कितनी होती दिखेगी? 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आता दिखेगा? 1/e। तो जब 1/e से लेके इन्फिनिटी तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आंसर आता है अप्रोचिंग टू क्या आता है? 1/e। यानी इसको क्या बोलते हैं अपन? कन्वर्जिंग वैल्यू। किसका एरिया जो है कहां की तरफ कन्वर्ज कर रहा है? 1/e की तरफ। क्या ये बात ठीक है? वैसे ही डाइवर्जिंग वैल्यू होती है जिसका आंसर क्या आ जाए? इन्फिनिटी आ जाए। जैसे इंटीग्रल ये लिखा है 1/x, और 1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? इन्फिनिटी तक, है ना, dx। तो इसका जो इंटीग्रल होता है कितना होता है? ln ऑफ x। कहां से कहां तक? 1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा ln x, और जब 1 पुट करोगे तो क्या बनता दिखेगा? 0। और x की वैल्यू इन्फिनिटी पे ln x कहां की तरफ अप्रोच करता है? इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जो एरिया आता है ये कहां की तरफ डाइवर्ज करता है? इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में भी बहुत रेयरली पूछे जाते हैं इस पार्ट पे, बस पता होना चाहिए आपको। लेकिन वैसे ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपन ने फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ा था वो किसके लिए पढ़ा था? कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए पढ़ा था। कि अगर मान से चलो कि ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली आप क्या आंसर लिखोगे? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वेयर एफ इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर मान के चलो सी पे क्या है? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसकी लिमिट को क्या करेंगे अपन? ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए से लेके सी माइनस, और ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, प्लस इंटीग्रल सी प्लस से लेके, और ये क्या बन कहां तक? बी तक, और ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स बनता हुआ दिख जाएगा। अब क्योंकि सी माइनस कोई पॉइंट नहीं होता है तो वापस हम उस पॉइंट के लिए क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करते हुए देखेंगे। तो मान के चलो इसका एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स है, तो ये बन जाएगा एफ एक्स, और ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस, और ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ ए, प्लस ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, और ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स कैपिटल। ये हमारा आंसर आते हुए दिखेगा, ठीक बात है। कभी हो सकता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, कभी हो सकता है कैंसिल आउट ना हो। जब लिमिट दोनों की क्या होगी? एलएचडी और आईएचडी दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे, तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी केस में कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है बात? इनइक्वालिटीज की बात करती है जनरली, इसमें जेईई मेंस में नहीं पूछा जाता, जेईई एडवांस के लिए इस पे मतलब जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि बेसिकली अगर मान के चलो b इज ग्रेटर देन a, और इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन किससे है? जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है? जी एक्स से। कहां से कहां के बीच में? एक्स बिलोंगिंग टू ए से लेके बी के बीच में। एफ एक्स हमेशा बड़ा है किससे? जी एक्स से। बड़ा कर लो या फिर इक्वलिटी अप्लाई कर लो। तो जैसे ये साइन है वैसा ही इंटीग्रल का भी साइन होता है कि इंटीग्रल ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स होगा, ये भी बड़ा होगा किससे? इंटीग्रल ए से लेके बी जी एक्स
dx की बात कर रहे हैं। क्या बात ठीक है? पहली चीज तो ये हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब ये क्या है, बी ऊपर वाली लिमिट क्या है, ए से बड़ी हो तब के लिए बात करूं। अगर ये उल्टा हो गया यानी ए की वैल्यू और यहाँ पे लिमिट सपोज ऐसा कुछ होता बी से लेके ए तक, तब ये बात ट्रू नहीं होती। बेसिकली ये सब दोनों के पहले क्या जाता, माइनस माइनस आता तो फिर ये उल्टा होता दिख जाता। अलजेब्रिक एरिया की बात कर रहे हैं अपन, है ना। एरिया तो अभी भी इसी का ज्यादा रहेगा, लेकिन अलजेब्रिक एरिया क्या हो जाएगा, इसका वाला ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो कम नेगेटिव होते हुए दिखेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे आपको इसको कंपेयर करना है कि किसका एरिया, जैसे आप इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसमें जनरली अपन क्या करते हैं कि उस एरिया को कोशिश करते हैं कि कहां से कहां के बीच में, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये वाला चीज अपन यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि e की पावर x और e की पावर x स्क्वायर, इन दोनों की बात करें तो आपको पता है कि x जो होता है वो बड़ा होता है x स्क्वायर से। कब? जब x बिलोंगिंग टू 0 से लेके π/4। तो जब e की पावर कर देंगे, क्योंकि फंक्शन कैसा होता है, e की पावर x इंक्रीजिंग होता है, तो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो e की पावर x1 भी किससे बड़ा होगा, e की पावर x2 से। तो यहां से इंटीग्रल जो हो जाएगा 0 से लेके π/4 और यहां से लेके 0 से लेके π/4, ये भी क्या होगा, पक्के से बड़ा ही होगा, यानी i1 ग्रेटर देन क्या आ गया आपके पास, i2 आ गया। वैसे ही जब आप इन दोनों को ऐड करोगे i3 और i4, i3 प्लस i4 जो आएगा आपके पास, इसमें आपके e की पावर x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना हो जाएगा, 1, विच इज किसके इक्वल आ जाएगा, i2 के इक्वल आ जाएगा, राइट। इसके अलावा एक और चीज देख सकते हो कि कॉस स्क्वायर x जो होता है बड़ा होता है किससे, साइन स्क्वायर x से। कहां से कहां के बीच में, 0 से π/2 के बीच में। तो जब आप e की पावर x स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो ये भी बड़ा हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो जो इंटीग्रल होगा 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4, तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, i3 इज ग्रेटर देन i4, क्योंकि सबका एरिया पॉजिटिव है। तो इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं वैसे, बट सबका एरिया पॉजिटिव तो हमको पता है कि i2 किससे बड़ा होगा, i3 और ग्रेटर देन i4 और ग्रेटर देन i1। ऐसे कुछ कंपेयर कर सकते हैं। इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कैसे मैं सोचूं। ठीक है, इसके अलावा इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b यानी b इज ग्रेटर देन a है, और हमारे पास हमें ये बताना है कि इंटीग्रल a से b fx dx का जो एरिया होगा कहां से कहां के बीच में होगा। वो ऐसे फंक्शन की बात करें जिसको अपन ऑब्वियसली इंटीग्रेट नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अभी देखो इसमें अगर इसमें वहां पे दो फंक्शन थे fx और gx, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो इसके एरिया को अप्रोक्सीमेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी कि मान के चलो फंक्शन ऐसा कुछ है ना, तो मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो बड़ा वाला एरिया है, बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, अगर ये पॉइंट मैं बोल देता हूं ए और ये पॉइंट क्या बोल देता हूं, बी बोल देता हूं, और एक छोटा वाला जो रेक्टेंगल दिखेगा आपको, ये वाला एरिया, दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये जो एरिया होगा पक्के से इन्हीं के बीच में होगा, ये छोटे वाले रेक्टेंगल से ज्यादा होगा और बड़े वाले से क्या होगा, छोटा होगा। और बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ये जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, b माइनस ए दिख जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो ये जो वैल्यू होगी पक्के से ये कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए से छोटी ही होनी पड़ेगी, और ये m टाइम्स क्या हो जाएगा, b माइनस ए से क्या होगा, बड़ा ही होते हुए। इक्वलिटी कब आएगी, जब या तो फंक्शन ऐसा बन जाए या फिर फंक्शन ऐसा बनता हुआ दिख जाएगा, तभी इक्वलिटी आएगी, यानी कांस्टेंट फंक्शन दिखेगा, अदरवाइज इक्वलिटी आते हुए नहीं दिखेगी। क्लियर है बात? इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन बोल दे कि इस फंक्शन का जैसे e की पावर एक्स स्क्वायर की बात कर ले कि e की पावर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी या फिर जो एरिया होगा कहां से कहां के बीच में होगा, तो आपको उसमें जो भी आपको लिमिट दे रखेगी उसके बीच में आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, और फिर ऐसे छोटे रेक्टेंगल से बड़े रेक्टेंगल के बीच में आपको अप्रोक्सीमेट करना होगा। इसके अलावा मीन वैल्यू की बात करते हैं कि लेट fx बी कंटिन्यूअस इन a से b में कंटिन्यूअस है क्या, fx। तो जो मीन वैल्यू होता है, मीन वैल्यू जो हमारे पास आते हुए दिखता है किसके इक्वल आता है, a से b fx
डी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ऊपर वाला एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखोगे, ऊपर वाले जो इनइक्वालिटी लिखी थी, अगर दोनों साइड तुम बी माइनस ए से डिवाइड कर दोगे, दोनों साइड किसे डिवाइड, मतलब इसको बी माइनस ए से डिवाइड करोगे, तो ये जो वैल्यू हमेशा किसके किसके बीच में रहेगी, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू के बीच में। तो यहां से वही बात हो रही है, तो यह क्या यहां से मैं बोल सकता हूं, कोई ना कोई एक सी जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी फॉर विच एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, मीन वैल्यू के इक्वल आते हुए दिखेगा, विच इज ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स अपॉन में क्या आता दिखेगा, बी माइनस ए आते हुए दिखेगा। ठीक है, लिख लिया। इसके अलावा इस पार्ट की बात करते हैं, यूजिंग डीआई टू इवेलुएट लिमिट ऑफ ए सम। अब लिमिट ऑफ ए सम में बहुत सारी चीजें होती है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है जे एडवांस के लिए वो समझ लेते हैं कि सपोज एक आपके पास कर्व गिवन है ए से लेके बी के बीच में, है ना। आपको पता है कि इसका एरिया निकालने के लिए बहुत सारे रेक्टेंगल्स में अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। मान के चलो कितने रेक्टेंगल्स में मैंने ब्रेक करा, एन रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर रहा है ना। एन रेक्टेंगल में ब्रेक करा तो एक की विड्थ बता सकते हो कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए अपॉन एन। यही तो होगी, अगर एन रेक्टेंगल्स में ब्रेक करा तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, बी माइनस एक, तो एक की विड्थ कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए अपॉन एन आते हुए दिख जाएगी। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूंगा तो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। एक तरीका ये है। अब ये जो तरीका है कि कोई ये वाला रेक्टेंगल उठा सकता है ना, ये वाला रेक्टेंगल, और कोई सोच सकता है कि मैं ये वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं। समझ में आ रही है क्या बात, इन दोनों रेक्टेंगल्स के बीच का जो एरिया होगा, है ना, जितनी एन की वैल्यू छोटी करते जाएंगे उतना एरर हमारे कम आते हुए दिखेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो एरिया होता है इंटीग्रल ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, ये होता है एग्जैक्ट एरिया। ये क्या होता है, एग्जैक्ट एरिया। लेकिन वही मैं सम की तरह लिखूं इस एरिया को, तो ये जो वैल्यू होती है आप ऐसा लिख सकते हो, इज लेस देन इक्वल टू समेसन, ऐसा कुछ बोल सकते हो, आर गोज फ्रॉम वन से लेके एन, और ये बन जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन, और इसको मैं लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए अपॉन एन लिख दिया। बता सकते हो कि आर की वैल्यू आर की वैल्यू वन पुट करने पे क्या बनेगी, आर की वैल्यू जब आप वन पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन। तो क्या ये वाला पॉइंट आ जाएगा क्या, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये वाला होता हुआ दिखेगा, राइट। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी माइनस ए अपॉन, यानी विड्थ से मल्टीप्लाई करने, कौन से रेक्टेंगल के एरिया निकाल रहा हूं, बड़े वाले रेक्टेंगल की। यह बात समझ में आ रही है। तो इस एरिया से हमेशा ये क्या होता है, छोटा आते हुए दिखता है। और ये फंक्शन अगर कैसा है, ये ऐसा है, तो समझ में आ रही है बात, ऐसा इंक्रीजिंग टाइप है, तो डिक्रीजिंग हो तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा। और ये एरिया हमेशा किससे बड़ा होगा, समेसन आर गोज जीरो से लेके एन माइनस वन बी माइनस ए अपॉन एन, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए अपॉन एन से बड़ा हो। तो ये तो एक बेसिक सी इनइक्वालिटी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। वही अगर यहाँ पे एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दोगे तो ये क्या बनता दिख जाएगा, ये सेम चीज बनती हुई दिख जाएगी। क्या ये बात ठीक है, इसको समझना घर पे जाके, ये इंपॉर्टेंट है। नोट्स में शायद तुमने लिखा भी होगा और मे भी नहीं भी लिखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे जेएडएमएस में क्वेश्चन पूछा गया कि कोई एक फंक्शन दे दिया और बोल दिया कि किस एरिया से छोटा होगा और किस एरिया से बड़ा होगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, पहली चीज। इसके अलावा लिमिट ऑफ सम में जनरली जो अपन सीरीज दी रहती है ना, उसमें आर बाई एन बनता हुआ दिखता है और वन बाई एन बनता हुआ दिखता है। तो आर बाई एन को किससे रिप्लेस कर देते हैं अपन, एक्स से, और वन बाई एन को डी एक्स से। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। और आर आई, यानी अगर आपको लोअर लिमिट निकालनी है तो लोअर लिमिट निकालने के लिए, यानी विच इज ए बोल देता हूं, उसको मैं क्या कर दूंगा, आर आई अपॉन एन, और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। और बी निकालने के लिए हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, आर एफ अपॉन एन आता हुआ दिख जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी विच इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें इंक्रीजिंग है तभी ये बात प्रूव होगा, डिक्रीजिंग होगा तो ये काम नहीं होगा, तो रिवर्स हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो ये देख लेना एक बारी। इसके अलावा अपन ने एक और चीज मैंने बोली थी
कि जो इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंटीग्रल a से लेके b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, ये जो आता है इसका डायरेक्टली हमें आंसर याद रखना है, क्या होता है, बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए आता हुआ दिखता है। क्या बात ठीक है? तो ये आपको आंसर याद रखना है। ये किसके लिए होता है, इनवर्स फंक्शन। दो अजीब से फंक्शन अगर एक साथ दिखे आपको, एक फंक्शन अलग लिखा है और दूसरा अलग लिखा है, और दोनों एक दूसरे के इनवर्स टाइप दिख रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये वाला अपन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। और वो जनरली दिख सकते हैं कि जो ये वाला फंक्शन होगा ना, कोई एक फंक्शन होगा ना, वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? वो इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा होगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर दो अलग अलग लिखा तो शायद कहीं वो इनवर्स तो नहीं लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दैट इज इट, इतना ही है डिफरेंशियल और सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, है ना। आई थिंक सब कुछ मैंने कवर कर लिया क्या? हमें तो याद ही नहीं, हम कैसे बताएं, है ना, आदत नहीं, सारा हो गया ना। ठीक है भाई, लिख लिया? कुछ छोटा है किसी का? तारो, तारो लिख लिया तूने? ना बोलेगा? लिख लिया? देवेश? सर लिख लिया सर। वैसे एक आपने वो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर लिमिट्स के अंदर टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो रहा होता है, और फिर हम वेरिएबल को 1 बाय फॉर्म से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यस, मतलब वेरी एक्स को 1 वेरी बाय। गुड। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब भी लिमिट ऐसी कुछ है 1/a से लेके a और एफ एक्स डी एक्स, या फिर क्वेश्चन ऐसा कुछ हो इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ रही है क्या बात? तो यहां से ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लिमिट एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। दोनों क्या एक दूसरे को रेसिप्रोकल। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार क्वेश्चन स्किप कर छोड़ने से पहले टी को किससे रिप्लेस करना है, 1/t से। एक्स को बोल लो या फिर टी को किसे रिप्लेस करना है, 1/t से। रिप्लेस एक्स विथ 1/t और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन लिमिट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसके अलावा ये क्या थी, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो बस हो गया आई थिंक, है ना। इस पे मतलब क्वेश्चन जनरली इजी आते हैं, मतलब मेंस में भी, मेंस में इजी आते हैं इंडेफिनिट से ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बच्चों, शॉर्ट नोट्स आर डन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर इन शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन सीखना चाहते हो तो PYQ का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर देखना। अगला चैप्टर हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे, और इसके शॉर्ट नोट्स का सेशन इस डेट पे आएगा, तो अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।